श्री राधे कृष्णा। मैं सीमा दुबे आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मोटिव होता क्या है। चूंकि वो एक मेंस रिया में कन्वर्ट होता है और मेंस रिया में कन्वर्ट होने के बाद वो क्रिमिनल कैसे बन जाता है। कोई व्यक्ति जो एक शरीफ होता है, कोई माइंड में कुछ चल नहीं हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो एक क्रिमिनल कैसे बन जाता है, यानी कि मोटिव से लेकर और वो अपराध तक कैसे पहुंचता है। वो किसी भी फील्ड का हो, चाहे वो कानूनी नजर से देखा जाए तो भी, या घर परिवार में देखा जाए तो भी, और या फिर आप किसी देश विदेश में जो इस समय पे आक्रमण हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं, इन सबको अगर देखा जाए तो इन सब के पीछे यानी माँ वर्ड जुड़ा हुआ है। माँ से मतलब है एम का मतलब मोटिव। तो कानूनी जो नजर में अगर देखा जाए किसी को कि भाई आखिरकार ये मोटिव होता क्या है। मोटिव के बिना कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। विदाउट मोटिव के कोई भी कार्य नहीं कर सकता, चाहे वो छोटा सा 6 मंथ का बच्चा हो या 2 मंथ का बच्चा हो, और या फिर कोई बुजुर्ग हो या कोई यंग हो, यानी कोई भी XYZ किसी भी फील्ड का, चाहे वो रंग हो और या राजा हो, चाहे वो नेता हो और या फिर कोई और हो, तो इन सबको लेकर एक ही दिमाग में आता है सबके, वो होता है मोटिव। विदाउट मोटिव के कुछ भी संभव नहीं है। और मोटिव भी कैसे होते हैं कि किसी किसी का मोटिव होता है जो अच्छे कार्य के लिए करता है, अच्छा सोचता है, कोई मिशन चालू करता है वो भी एक अच्छे कार्य के लिए करता है। किसी का मोटिव ऐसा होता है जो बुरे कार्य करता है। यानी कि अगर आप इस समय पे युद्ध को ले लीजिए, चाहे वो ईरान और इजराइल का युद्ध ले लीजिए, चाहे वो ट्रम्प का युद्ध है, या पाकिस्तान और भारत का युद्ध ले लीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध ले लीजिए, बांग्लादेश का युद्ध ले लीजिए, बंगाल का ले लीजिए कि वहां पे जो रेप पे रेप हो रहे हैं, कांट यानी गैंग रेप, एक अभी आरजीकर हॉस्पिटल का पूरा नहीं हो पाया कि दूसरा एक गैंग रेप लॉ कॉलेज में हो गया, लड़की के साथ में गैंग रेप। तो इतने रेप, यानी मोटिव हर एक के अंदर मोटिव। हर सरकार जो उसमें है बंगाल की, उनका मोटिव, टीएमसी का नाम आया वहां पे। तो इनके पीछे सबका एक ही मकसद है और वो है मोटिव। और मोटिव भी किस तरीके का है, गुड है या इविल है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मोटिव से लेकर क्रिमिनल तक, यानी कि क्राइम क्या होता है। तो मोटिव की जो मेन सीरीज जो बनती है उसमें जो है कि मोटिव, फिर आता है विल, फिर मेंसरिया को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, गुड और इविल। यानी यहीं पे माइंड जो होता है वो डाइवर्ट होता है कि वो किस दिशा में जा रहा है, किस लाइन पे जा रहा है, किस मार्गदर्शन में जा रहा है। अब मोटिव के बाद जो विल आया, मेंसरिया आई, वहां पे हमने गुड और इविल देखा। फिर वो क्या करता है, एक्टर्स यूज यानी कि कृत्य उसका कैसा है। तो उसके लिए क्या करेगा, प्रिपरेशन करेगा, भाई तैयारियां वगैरह करेगा। और जैसे ही उसने प्रिपरेशन किया वैसे ही क्या किया, अटेम्प्ट कर दिया। और जब वो अटेम्प्ट करेगा तो सामने वाले को इंजरी पहुंचेगी, और अगर इंजरी सामने वाले को पहुंच गई है, उसको चोट वोट लग गई है, तो वो चोट कैसी है वो सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे कि गहरी चोट लगी थी, नॉर्मली चोट लगी थी, या धक्का लग गया था। तो वहां पे जो अटेम्प्ट किया तो वो अटेम्प्ट कैसा था, कैसी इंजरी थी। और जैसे ही वो इंजरी से उसको हर्ट पहुंचता है, यानी इंजरी में उसकी डेथ भी जा सकती, नॉर्मल इंजरी है जिसमें चोट लग के वो ठीक भी हो सकता है। तो अब जैसे ही उसने इंजरी पहुंचाई वैसे ही उसने क्राइम कर दिया। तो ये थी क्राइम की तक, मोटिव से लेकर क्राइम तक की डेफिनेशन कि किस तरीके से वो क्राइम तक पहुंचा। मोटिव माइंड में आया लेकिन क्रिमिनल कैसे बन गया, क्राइम कैसे उसने किया। अब यहाँ पे जो माँ वर्ड आया, माँ से मतलब वो माँ मदर वाला नहीं, माँ का मतलब है मोटिव यानी एम। तो यहाँ पे जो कानूनी रूप में जो ये मोटिव वर्ड लिया गया है, इसका मतलब जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी अपराध या किसी अपराध के पीछे कोई कारण हो, या फिर उसकी कोई प्रेरणा हो, या फिर उसका कोई इरादा हो, यानी इंटेंशन उसका क्या था, तो और उसके सर्कमस्टांसेस जो थे वो क्या थे कि पहले से ही वो क्रिमिनल था या फिर बाद में क्रिमिनल बना या अभी बना है। तो उसका पीछा अगला सब कुछ देखा जाता, उस आधार पर उसको सजा भी दी जाती है।
तो अब इन सबको देखते हुए यानी कि जो कानूनी रूप में ये कुछ कुछ लेखों में लिखा गया है कि मकसद अपराध जो है वो करने के लिए एक प्रोत्साहन है। यानी कि अगर कोई अपराध अगर कोई करता है तो कानूनी लेखों में ये कहा जाता है कि मकसद अपराध करने के लिए एक प्रोत्साहन है, चाहे किसी भी फील्ड का हो। यानी कि अभी जो हमने बताया कि इतने ऑपरेशन जो चल रहे हैं उन ऑपरेशन को लेकर भी इसमें बड़ी चर्चा हुई है। यहीं तक कि अगर आईपीसी में अगर लिया जाए तो उसमें भी बड़ा है और इसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं कि एविडेंस वहीं पे मोटिव के लिए, यानी कि उसके अंदर रीजन भी तो होना चाहिए भाई। बिना रीजन के वो कैसे, मोटिव तो माइंड में आ गया, अब रीजन क्या था, उसका कारण क्या था कि आखिर वो करेगा। तो ईर्ष्या यानी उसके अंदर जो घृणा जो मन में वो चला आ रहा कि अब हमें इससे बदला लेना, अब हमें इससे ऐसे करना है, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो वो जो बदला, ईर्ष्या और जो भी उसके अंदर जो भावनाएं जागृत होती हैं, तो इन सब को लेकर ये रीजन जब आता है तब, जैसे अभी ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है तो उसमें उसका क्या ईर्ष्या थी, क्या कारण था, पाकिस्तान को लेकर क्या था। यानी जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था भारत की तरफ से, तो वो पाकिस्तानी ने जो 26 लोगों को 22 अप्रैल को मारा और महिलाओं के सुहाग को उजाड़कर और उन पुरुषों की हत्या की थी, जिसकी वजह से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। ऑपरेशन सिंदूर चलाने का केवल एक ही रीजन था, उनके माइंड में ये मोटिव आया कि जिन सुहागनों का सुहाग उजाड़ा गया है इसलिए इसका नाम सिंदूर यानी उजड़ा है, तो ऑपरेशन सिंदूर दिया और ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उन आतंकवादियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था, जिससे उनका ये ऑपरेशन पूरा हो सका। तो ये रीजन था कि हमें कैसे उनसे बदला लेना है, जो कि इन्होंने ऐसा दुस्साहस किया था। वहीं इरादा कैसे आता है भाई, किस तरीके का इंटेंशन था कि कैसे उनको सबक सिखाना है, कैसे उनको इस कार्य के करने से उनके पास कैसा ऐसा कार्य करें जो ऑब्जेक्ट उन्होंने तैयार किया कि उनको सबक मिल सके, उनको जो है उनकी मानसिक स्थितियां जो हैं वो कैसी हो। यानी उनका तो मानसिक स्थितियां ऐसी बना के रखी थी कि क्रिमिनल स्थितियां थी कि उनको मारना है, दहशत फैलाना है, लेकिन मोदी जी ने ऐसा कार्य करके ऑपरेशन सिंदूर चलाकर उनके सारे मकसद को, उनका जो इंटेंशन बुरा इंटेंशन था उसको मिट्टी में मिला दिया। परिस्थितियां यानी कि जो सर्कमस्टांसेस एविडेंस हैं वो सामने दिख रहे थे, पूरे देश को दिख रहे थे कि हाँ जो ऑपरेशन सिंदूर जो मोदी जी ने चलाया है वाकई में बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है और वो उसका साथ पूरे देश ने दिया, क्योंकि जड़ से मिटाने का, आतंकवाद को जड़ से मिटाने का जो दृढ़ संकल्प लिया था देश ने वो अभी भी चल रहा है। यानी कि उसको अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया। अगर कोई स्टेप कोई आतंकवाद उठाता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको वही जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 ठिकानों को मिट्टी में मिलाया था वैसे उनको भी मिट्टी में मिलाया जाएगा। तो मकसद जो होता है, तो उनका जो मकसद था यानी सर्कमस्टांसेस एविडेंस, वो मकसद साबित करने के लिए परिस्थितियां जो थी वो साक्ष्य का उपयोग कर रही थी और करते करते उन्होंने जैसे ही गवाहों का बयान, अपराध यानी कि स्थल पर जो दिखे एविडेंस कि हाँ उन्होंने ऐसा किया, वो एविडेंस पर आरोपियों का पिछला अपराध देखते हुए उनको सजा दी जाती है। कि यानी कि जब हमें एविडेंस मिल जाते हैं, हमें प्रूफ हो जाता है कि वाकई में ये किसी और ने, जैसे वहां पे उन्होंने कहा मोदी जी से बता देना, तो मोदी जी ने बता भी दिया उनको कि हाँ कि आप तुमने ऐसा किया। तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पुरुषों को टारगेट किया और पता लगा कि वो कहां से आए थे और किस लिए मारा और कितने पुरुषों को मारा और वो कौन थे। तो वो आतंकवादियों को वैसे यानी एविडेंस के आधार पर कि हाँ कि वहां के नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये किसी घटना नहीं घटित हुई थी, ये सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनाकर मारे गए हैं, तो उनका बदला भी लिया गया। तो ये सर्कमस्टांसेस जो है वो बता देते हैं कि क्या है, चाहे वो हत्या हो, चाहे वो
चोरी हो, चाहे वो डकैती हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारे जो आईपीसी में सजा तो देते हैं, लेकिन जो प्रूफ हम ढूंढते हैं, जो एविडेंस ढूंढते हैं, वो हम साक्ष्य विधि में ही ढूंढते हैं और उस एविडेंस के आधार पर उसको हम सजा देते हैं। और वो सजा, ऐसी सजा जिस तरीके से उसने जो क्राइम किया है उसी आधार पर उसको वैसी ही सजा दी जाए। इसीलिए लॉ में हर एक्ट अलग अलग बने हुए हैं, चाहे वो क्रिमिनल एक्ट हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो किसी भी तरह माइनर एक्ट हैं, मेजर एक्ट हैं, तो उनके आधार पर जैसा क्राइम वैसी सजा। इसलिए सारे एक्ट बनाए गए हैं और जो भी एक्ट की जरूरत है उनमें भी नए नए अमेंडमेंट किए जा रहे हैं ताकि उनको उसके आधार पर उनको सजा दी जा सके। वैसे ही जैसे इसमें जो मेंसरिया यानी कि उनका जो दुराशय होता है, तो दुराशय पर पहुंचने पर ही क्लियर होता है कि उनका इंटेंशन यानी कि मोटिव विल, और मेंसरिया पे जब पहुंचते हैं तब पता लगता है कि उनका इंटेंशन अच्छा था या बुरा था। तो इसमें कई केस हैं जो आईपीसी में आते हैं, बीएनएस में भी आते हैं। तो बीएनएस में जो 2023 में यह एक्ट बना है उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि आर वर्सेस जो प्रिंस का केस है, आर वर्सेस टॉल्सन का केस है, जिसमें वो चला जाता है और बाद में पता लगता है कि उसकी 7 साल बाद आता है, उससे पहले उसकी बीवी यानी उसकी शादी हो चुकी होती। अब उसने कहा कि हम तो जिंदा थे, मेरी इसने शादी, तो 7 ईयर्स कंप्लीट होने यानी उसके पिता ने ही अपनी बहू की शादी अपने छोटे भाई से, मतलब अपने बेटे से करा दी थी। अब वो वापस आता है तो यहाँ पे कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था उसका कि हाँ कि उसने जानबूझकर ऐसा हुआ। तो यहाँ पे वो ये माना गया कि उसका इविल इंटेंट नहीं था। वहीं टुंडा वर्सेस रैक्स का केस है जिसमें ये कुश्ती वाला केस होता है, रेसलिंग का केस होता है। कुश्ती लड़ रहे होते हैं दोनों और कुश्ती लड़ते लड़ते वो अपनी कंसेंट से दोनों ने कुश्ती लड़ने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब कुश्ती लड़ते लड़ते वो एक चबूतरे के पास पहुंचे, वहां पे उसका एक कॉर्नर लग गया और उससे उसकी सर में चोट लगी जिससे उसकी डेथ हो गई। यहाँ पे भी उसका इविल इंटेंट नहीं था, जानबूझकर नहीं किया, वो तो कुश्ती लड़ रहे थे और कुश्ती में लड़ते लड़ते वो गिर गया और उसका कॉर्नर लग गया चबूतरे का जिससे उसकी डेथ हो गई। ये भी कोई उसका इविल इंटेंट नहीं था। वहीं पे आर वर्सेस प्रिंस के केस में 18 इयर्स की लड़की थी, लेकिन फिजिकल स्ट्रक्चर से लग रही थी कि वो 18 इयर्स की हो, लेकिन 16 इयर्स की थी। अब उसमें यह हुआ कि वो फादर के पोजीशन से उसको ले गया था, उसकी लाइबिलिटी थी कि उसको पता करना चाहिए था कि वो लड़की 16 की है या 18 इयर्स की है। केवल फिजिकल स्ट्रक्चर से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसमें यह कहा गया था कि उसका मोटिव था कि हाँ वाकई में कि उस लड़की को उठाकर ले जाने का। इसमें अबडक्शन का भी केस चला था कि उसके ऊपर सेक्शन 362 भी चलाया गया था। वहीं पे शेराज वर्सेस रर्जन का एक केस आता है मेंसरिया का, जिसमें ये शेराज वर्सेस रर्जन के केस में यह हुआ था कि वो ऑन ड्यूटी गया एक ड्रिंक की दुकान में, शाम का था समय 12 बजे, और वो गया वहां पे ड्रिंक लेकर और पीने लगा। लेकिन ये कहा गया कि एक पुलिस वाला इतनी रात में दारू क्यों पी रहा है, लेकिन वहां पे उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। अपनी ड्यूटी समाप्त होने के बाद ना तो वो स्टार लगाया था, ना कैप लगाया था, ना बैचेस था और ना ही बेल्ट पहन रखी, उसने सब उतार के रख दिया था। उसके बाद में वो इस तरीके से शॉप पे ड्रिंक कर रहे थे। तो यहाँ पे भी उसको ये कहा गया था कि उसका मेंसरिया जो है वो गलत नहीं था, यानी कि उसको छोड़ दिया गया कि वो ऑन ड्यूटी पर नहीं था। शेराज वर्सेस रर्जन। स्टेट ऑफ जो शियो प्रसाद का केस है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो इस तरीके से कई ऐसे केस हैं जिसमें डिफाइन किया गया था कि मेंसरिया आखिरकार है क्या चीज। तो मेंसरिया को डिफाइन करते हुए उन्होंने, जैसे इस समय युद्ध पे युद्ध हो रहे हैं हर जगह पे और ऑपरेशन पे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, ठीक वैसे जैसे मोटिव में इंटेंशन होना चाहिए, कैसा इंटेंशन था, रीजन क्या था, उसका कारण क्या था, सरकमस्टांसेस एविडेंस क्या थे, वैसे ही ठीक मेंसरिया में भी क्या क्या चीज जरूरी होती हैं, जिसमें इंटेंशन यानी कि क्या था उसका इंटेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है, इरादा इसमें भी आता है। वहीं पे नॉलेज क्या थी, उसके ज्ञान क्या था, तो नॉलेज, और उसके बाद नेग्लिजेंस यानी कहाँ पे उसने भूल की थी, कहाँ पे उससे चूक हुई थी, और उसके बाद स्ट्रिक्ट लायबिलिटी उसकी बनती है कि कठोर दायित्व क्या था उसका।
यानी कि उसको खुद समझना चाहिए था कि हमें क्या करना चाहिए और क्या सही है और क्या गलत है, कानून की नजर में क्या सही है और क्या गलत है, जिससे हमें सजा ना हो। ये सारी सर्कमस्टांसेस देखते हुए अब वहीं पे अगर देखा जाए तो भारत पाक जो ऑपरेशन लिस्ट जो हम बताने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से ऑपरेशन अभी तक चलाए जा चुके हैं। जैसे कि 2025 में सबसे बड़ा जो ऑपरेशन अभी चला है महिलाओं के हक के लिए, वो ऑपरेशन सिंदूर चला था। लेकिन कारगिल युद्ध, यहाँ तक कि बांग्लादेश के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से सैन्य ऑपरेशन चलाए गए थे उसके बारे में हम अब बताने जा रहे हैं कि उनका मोटिव क्या था। और पाकिस्तान की तरफ से उनका मोटिव था सिर्फ और सिर्फ गलत तरीके से, लेकिन भारत की तरफ से उनका मोटिव था यानी कि मेंसरिया जो थी वो थी गुड, इंसाफ दिलाने के लिए, किसी अच्छा कार्य करने के लिए, किसी को जिसके ऊपर जुल्म हो रहे थे उनको इंसाफ दिलाने के लिए। लेकिन पाकिस्तान से जो ऑपरेशन चलाए गए वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी तरीके से हथियार इकट्ठे करके और उनके ऊपर आक्रमण करना, ये सब पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। तो सबसे पहला जो 2000 अभी जो 19 में चला था ऑपरेशन बंदर, ऑपरेशन बंदर जो था वो पुलवामा हमले में यानी कि चलाया गया था। जैसे मोहम्मद ट्रेनिंग कैंप में, ये बालाकोट में ये दिए जा रहे थे, उसके लिए ऑपरेशन ये बंदर चला था। यह ऑपरेशन जो बंदर था ये युद्ध बिना पाकिस्तान की जमीन पर किया गया बड़ा हवाई हमला था। वहीं सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में चलाई गई थी। वहीं एलओसी के उसमें आई थी, एलओसी पर कार्रवाई जो थी उसको लेकर चला था। वहीं ऑपरेशन सफेद सागर 1999 में चलाया गया। ये ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन सफेद सागर जो था, इसमें पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक बमबारी जो है वो की गई थी भारतीय वायुसेना की तरफ से कारगिल युद्ध के दौरान। वहीं ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया था। ये कारगिल युद्ध के दौरान ही चलाया गया था। ये भी भारतीय वायुसेना ने टाइगर हिल की कई जो पोस्ट थी पाकिस्तान के उसको समाप्त किया गया था और उसको वापस लिया था। ऑपरेशन मेघदूत ये 1984 में चलाया गया था, जिसमें जो सियाचिन ग्लेशियर था राजनीतिक बढ़त के लिए पाकिस्तान के जो काबिज होकर मुख्य चोटियों पर कब्जा किया था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस लिली 1971 में चलाया था बांग्लादेश को मुक्त कराने के लिए। वहीं ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 में चलाया गया था, जिसमें 4 दिसंबर 1971 में चलाया गया था। पाकिस्तानी जहाजों को नष्ट किया गया था, बंदरगाह पर हमला कर कई ऐसे पाकिस्तानी जहाज थे जिनको नष्ट किया गया था और नौसेना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है इस जीत को। ऑपरेशन जो पाइथन था वो 1971 में अभी चलाया गया था। ऑपरेशन पाइथन जो था वो टाइटेट के बाद भारत द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें पाकिस्तानी नौसेना की रीढ़ जो है इसमें तोड़ दी गई थी। तब उनको समझ में आया था कि अब ये युद्ध वो नहीं जीत सकते हैं। वहीं ऑपरेशन रिडल चलाया गया था 1965 में। 1965 में जब ये ऑपरेशन चला था, भारत और पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारतीय नौसेना ने लाहौर और कसूर था उस पर आक्रमण किया और राजनीतिक बढ़त के साथ उन्होंने अपनी जीत जो है हासिल की थी। वहीं ऑपरेशन एबलेज 1965 में चलाया गया था, जिसमें उन्होंने पहले यानी कि युद्ध के पहले अप्रैल में जो सैन्य को तैनात किया गया था, उसके बाद भारत की युद्ध के लिए तत्परता दर्शाता हुआ उन्होंने आगे बढ़े और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया था। ये ऑपरेशन जो था वो एबलेज था। तो ऐसे यानी चंगेज खां उनकी तरफ से चलाया गया था पाकिस्तान की तरफ से कि कैसे हम उनको जितने भी हवाई अड्डे हैं उनको समाप्त करने के लिए चलाया था उन्होंने 1971 में पाकिस्तान ने। लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई क्योंकि उनका मोटिव जो था वो
ही गलत था। तो इनका इरादा जो था वो सही नहीं था। उनका जो विल थी, इच्छा थी, वो लोगों को नुकसान पहुंचाने की थी, आतंकवाद को बढ़ाने की थी। वहीं पे जो उनका मेंसरिया था, वहां पे आके उन्होंने उसका जो बैड इंटेंशन था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया भारत ने, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है, असत्य की नहीं होती है। तो जीत के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया 2025 में, उससे पूरे देश को पता लगा कि भारत की ताकत क्या है। और उसने जो पाकिस्तान ने लोगों को जो उसका एक्टस यूज था, यानी कि जो उसने अटैम्प्ट किया था, प्रिपरेशन की थी, इंजरियां पहुंचाई थी, क्राइम किया था, उनका सबका बदला भारत ने ऐसा दिया कि उनकी रीढ़ की हड्डी जैसे 1971 में टूटी थी कारगिल युद्ध में, वैसे ही उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। इसलिए मुनीर ट्रम्प के पास भागे भागे दौड़े। जब ट्रम्प जी ने G7 में जो शिखर सम्मेलन हुआ था, उसमें जैसे ही उन्होंने इनवाइट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वैसे ही मुनीर अमेरिका पहुंच गए, वाशिंगटन, ट्रम्प से मिलने के लिए। लेकिन फिर भी उनको कोई भी उनको इज्जत नहीं मिली। तो वो मुंह नीचे कर और सर झुकाकर अपने मुल्क वापस चले आए। और वहां पे वापस आने के बाद तालिबान ने भी उनको धुतकारा, और ईरान का जो ईरान के ऊपर, तुर्की के ऊपर जो वो अपनी सर ऊंचा करने की बात कर रहे थे, उनका सर ऐसा झुका। और ट्रंप ने ऐसे 3 परमाणु हमले से ईरान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, जिससे उसको भी समझ में आ गया कि हाँ, वाकई में वो जो सपने मुंगेरी लाल के देख रहा था, वो सपने उसके टूट चुके हैं। वहीं पे अब यह भी कहा जा रहा है कि ईरान के पास इजराइल का बड़ा खजाना लग गया है। अब इजराइल इस खजाने का इस्तेमाल अब इजराइल के ऊपर करेगा। ईरान को बड़ा खजाना लगा है इजराइल का, और इन सब को लेकर अब वो कई ऐसी खबरें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन ईरान की रीढ़ की हड्डी पाकिस्तान की तरह टूट चुकी है। इजराइल के साथ भारत और अमेरिका अगर है तो वाकई में इजराइल का बाल बाका भी ईरान नहीं कर सकता। ईरान एक दिन अपने घुटने, अभी तो सीज फायर करके घुटने टेक दी है, अब वो सिर भी झुकाएगा और घुटने भी टेकेगा। ऐसी परिस्थितियां अपने आप बनेंगी, क्योंकि इजराइल, भारत और ट्रम्प 3 परमाणु बम, ये सिर्फ एक नाम था। ये तो सिर्फ भारत और इजराइल और ट्रम्प यानी अमेरिका का ही परमाणु बम था, जो कि उसने ईरान पर दिखाया कि ये 3 मिल जाए, जिस तरीके से 4 छल्ले होते हैं, वैसे ही ये 3 जो देश हैं, ये 3 देश मिलकर ही ईरान को बताएगा कि उनकी ताकत क्या है। अगर ये 3 मिल जाएं तो उनकी ताकत कैसी होगी और उसका जवाब कैसा ईरान को देगा, और ईरान घुटने टेक कर ही रहेगा। अभी तो सिर्फ सीज फायर हुआ है। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री।